Good morning everyone. Yes, after a long time, now again we are here front of you. So कैसे हैं मेरे सारे बच्चे? हैप्पी हैं? बहुत अच्छी बात है और हमें उम्मीद भी है अभी अभी अपना फेवरेट वाला हम लोगों ने त्यौहार कंप्लीट किया है। ज़्यादा दिन भी नहीं हुए हैं, अभी हम सब लोग रिफ्रेश हो चुके हैं, है ना? तो सभी को अब पढ़ाई करना अच्छा भी लगेगा और थोड़ा सा चेंज होना भी चाहिए, है ना? तो हम लोग अब अपनी हिंदी की ऑनलाइन क्लास में फिर से बेटा अपना जो व्याकरण वाला भाग है उस पर आ रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने अपनी व्याकरण पुस्तक का जो सेम 1 था उसमें अपनी भाषा के बारे में और भाषा के लिए आवश्यक व्याकरण के बारे में जाना था। तो आज हम लोग अपने उसी व्याकरण के ज्ञान को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे बेटा, है ना? हम लोगों ने इसके पहले क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी? भाषा किसे कहते हैं, भाषा के लिए क्या ज़रूरी होता है, फिर हमने ये जाना था कि भाषा के लिए सबसे ज़रूरी उसका व्याकरण होता है। व्याकरण में हमने व्याकरण के अंग पढ़े थे जिसमें हमने वर्ण पढ़े थे, मात्राएं पढ़ी थी, फिर वर्ण से मिलकर शब्द बनते हैं उनको पढ़ा था, फिर शब्दों से मिलकर वाक्य बनते हैं हमने वो जाना था। वाक्य के लिए क्या क्या ज़रूरी होते हैं, एक वाक्य की शुद्धता के लिए उसमें जितने भी शब्द आपने जो भी रूप यूज़ किए हैं वो सही होना चाहिए, अपने जगह पर होना चाहिए, उसके बारे में हमने जाना था। संज्ञा सर्वनाम के बारे में पढ़ा था, है ना, कि दुनिया में जितने भी नाम होते हैं उन्हें संज्ञा कहते हैं। फिर हमने ये जाना था कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द यूज़ होते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के आगे लग जाते हैं यानी कि नामों के साथ में जुड़कर उसकी विशेषता बताते हैं वे विशेषण होते हैं। फिर हमने लिंग पढ़ा था, शब्दों के भी जेंडर होते हैं। फिर हमने वचन पढ़ा था, नंबर्स, शब्द अलग अलग संख्या या क्वांटिटी में भी होते हैं, है ना, तो उसका प्रयोग वाक्य में कहाँ पर कब कैसे होना चाहिए। फिर हमने पढ़ा था कारक, है ना, यानी वाक्य में मुख्य शब्दों के साथ में कुछ छोटे छोटे से शब्दांश भी जरूरी होते हैं जिनकी गैर हाजिरी में, जिनके एब्सेंस में वो वाक्य कंप्लीट नहीं होता है ना। राम ने रावण को बाण से मारा, या मैं पुस्तक से पढ़ता हूँ, मैं मेज पर बैठा हूँ, या मेरी पुस्तक मेज पर रखी है। तो जो छोटे छोटे में पर से वाले शब्दांश हमने पढ़े थे या चिन्ह वे कारक कहलाए थे। फिर हमने पढ़ा था क्रिया के बारे में। क्रिया किसे कहते हैं? वाक्य में हमारे कर्ता और कर्म के बाद में सबसे जरूरी जो होता है वो होती है क्रिया। फिर हमने ये भी जाना था कि क्रिया कितने प्रकार की होती है, क्रिया क्यों जरूरी होती है। आज हम लोग अपनी व्याकरण पुस्तक का सेकेंड वाला जो सेम है बेटा वो वाला पुस्तक आरंभ कर रहे हैं और उसमें जो आपका पहला चैप्टर है वो है क्रिया विशेषण, यानी कि क्रिया वाले ही भाग को हम आगे बढ़ा रहे हैं और थोड़ा डीप में जा रहे हैं। जैसे संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण होता है, ऐसे ही जो क्रिया की विशेषता बताता है वह क्रिया विशेषण कहलाता है। क्योंकि हमने पहले कहा था हर चीज़ की, हर नाम की, हर शब्द की कोई विशेषता तो होती है, तो उस विशेषता को बताने वाला शब्द ही विशेषण। क्रिया की बताई तो क्रिया विशेषण, संज्ञा सर्वनाम की बताई तो सिंपल वाला विशेषण हो जाता है। ठीक है, आज हम क्रिया विशेषण के बारे में जानेंगे। सभी बच्चे अपनी पुस्तक का पेज नंबर 118 ओपन कर लीजिए। ठीक है, इसमें देखिए बेटा आपको एक पिक्चर दिया गया है, ये सुंदर सा पिक्चर दिख रहा है सभी को। इसमें एक सीनरी दी गई है गार्डन की, है ना। इसमें देखिए दादाजी घूम रहे, एक व्यक्ति पेड़ के पास से गुजर रहे हैं, एक बच्चा खेल रहा है, पेड़ पौधे भी हैं, पक्षी जो हैं वो उड़ भी रहे हैं, है ना। पीछे से एक मंकी है, देखिए वो वहाँ से झांक रहा है, पेड़ के पीछे से तितली उड़ रही है। अब इस पूरी सीनरी को एक पैराग्राफ में डिस्क्राइब किया। प्रातःकाल का समय है, देखना ध्यान देना, कुछ शब्द नीले रंग में छपे हैं। दादाजी पार्क में धीरे धीरे टहल रहे हैं। जबकि दीपांशु
तेज भाग रहा है। देखिए ये हमारी चित्र है। प्रातः काल का समय है। दादाजी पार्क में धीरे धीरे चल रहे हैं, जबकि दीपांशु तेज भाग रहा है। कुछ लोग प्रेम पूर्वक शुभ प्रभात बोल रहे हैं। सुबह की ताजी हवा चल रही है। रंग बिरंगी चिड़िया तितलियां फूलों पर मंडरा रही है। इस पूरे वाक्यों में प्रातःकाल, धीरे धीरे, तेज, ताजी हवा, इधर उधर ऐसे शब्द हैं जो क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। कैसे? पुनः पढ़ती हूँ। प्रातः काल का समय है। अगर मैं प्रातः काल हटा दूँ तो कहूँ कि समय है तो है। दोपहर का भी समय समय होता है, शाम का भी समय समय होता है, सुबह का भी समय होता है, रात का भी समय होता है। लेकिन हमें अच्छे से पता कब चलता है? जब हम उस समय के साथ में, जो समय होने की क्रिया है, उसके साथ में कोई एक शब्द लगाते हैं। प्रातः काल का समय है, मतलब कि वो जो समय होने की क्रिया हो रही है बेटा, वो सिर्फ सुबह की है, वो दोपहर, शाम या रात की नहीं है। पार्क में दादाजी धीरे धीरे टहल रहे हैं। टहलना मतलब घूम रहे हैं। घूमने की क्रिया हो रही, लेकिन कैसे? स्लोली हो रही है। जबकि दीपांशु तेज भाग रहा है। दीपांशु कौन सा काम कर रहा है? भागने का काम कर रहा है, लेकिन कैसा? तेज भाग रहा है। दादाजी चलने का काम धीरे धीरे कर रहे हैं और दीपांशु तेज भाग रहा है। यानी कि क्रिया है और वो भी कुछ स्पेशलिटी के साथ में हो रही है। तो वो जो स्पेशलिटी बताने वाले वर्ड्स होते हैं, विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं, उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। क्यों? वो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता नहीं बता रहे हैं, वो क्रिया की विशेषता। दीपांशु तेज भाग रहा है। वो जो तेज शब्द है वो दीपांशु की विशेषता नहीं है। भाग रहा है, जो भागने की क्रिया है, उसकी विशेषता है ना? अगर मैं ये कहूँ कि कुछ लोग शुभ प्रभात बोल रहे हैं, शुभ प्रभात बोलने की क्रिया हो रही है, कुछ लोग कर भी रहे हैं, लेकिन कैसे? प्रेम पूर्वक बोल रहे हैं। मतलब उनके बोलने की जो क्रिया है उसकी एक विशेषता है कि वो प्रेम से नमस्कार कर रहे हैं एक दूसरे को, ऐसे चलते चलते नहीं कर रहे हैं। तो हमारी क्रिया विशेषण की बहुत सरल भाषा क्या बनती है? यहाँ पर देखिए हम लिख रहे हैं परिभाषा। जो शब्द सभी को दिखाई दे रहा है, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। है ना सरल? क्रिया की विशेषता बताई तो क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण कहते हैं। पूर्ण विराम लगा दीजिए। ये तो हो गई हमारी परिभाषा। अब क्रिया कौन कौन सी थी? कब, कहाँ, कैसे, कितनी हुई, ऐसी विशेषता बताने वाले शब्द भी क्रिया विशेषण कहलाते हैं। आप कहेंगे मैम ये तो सर्वनाम वाले भी हैं। जी हाँ, आपके जितने भी प्रश्न वाले शब्द हैं अधिकतर वे कहीं पर सर्वनाम बन जाते हैं, कहीं पर वे विशेषता भी बन जाते हैं और कहीं पर वो क्रिया विशेषण भी बन जाते हैं। है ना? तुम कब उठते हो? मैं सुबह उठता हूँ। तुम कितनी बजे उठते हो? मैं 5 बजे उठता हूँ। उठने की क्रिया हमारे शब्द से पता चल रही है कि उसमें ये विशेषता, मैं उठता हूँ, मैं 5 बजे उठता हूँ, मैं सुबह उठता हूँ। तो वो जो शब्द आया है वो भी तो कहीं ना कहीं क्रिया की विशेषता बता रहा है ना? अब क्रिया विशेषण के भेद पढ़ते हैं। क्रिया विशेषण के भेद की क्या जरूरत है? हो तो गया क्रिया की विशेषता बताई, मतलब क्रिया विशेषण। लेकिन जिस तरह दुनिया में डिफरेंट अलग अलग तरह के कई शब्द हैं,
ऐसे ही उन शब्दों में से कुछ शब्द हमने क्रिया माने हैं। हर शब्द को तो हम क्रिया नहीं मानते, हर शब्द को हम विशेषण नहीं मानते। उसी तरह प्रत्येक शब्द अपने आप में अलग होता है, उसका प्रयोग अलग होता है, उसकी विशेषता अलग होती है, उसका इम्पोर्टेंस अलग होता है। तो ऐसे ही क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द भी अपनी ज़रूरत, अपनी आवश्यकता, अपनी इम्पोर्टेंस के हिसाब से यूज़ किए जाते हैं, इसलिए उनको अलग अलग कैटेगरी में रखना जरूरी हो जाता है। तो क्रिया विशेषण के भेद के जो शब्द हैं उनको भी हम ये देखेंगे कि आखिर कौन सा शब्द किस तरह की क्रिया की विशेषता बताता है। खाने की क्रिया अलग होती है, लिखने की अलग होती है, दौड़ने की अलग होती है, तो उनकी विशेषता बताने वाले शब्द भी तो अलग होंगे। चलिए ये हम लिखते हैं क्रिया विशेषण के भेद। अब देखिए बेटा, क्रिया विशेषण के भेद में हम लोग पहला लिखते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण। क्या लिखेंगे हम लोग? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, इसे हम थोड़ा सा शॉर्ट में लिख देते हैं, आपकी पुस्तक में दिया है। दूसरा दिया है बेटा हमें कालवाचक क्रिया विशेषण। काल मतलब के समय, कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, कालवाचक यानी कि ऐसे शब्द जो कि समय की विशेषता बताते। फिर है आपका तीसरा रीतिवाचक, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। और चौथे नंबर पर है हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक, परिमाण मतलब के क्वांटिटी बेटा, क्रिया विशेषण। ठीक है, एक बार इन शब्दों का उच्चारण आप लोग स्वतः कर लीजिए, फिर हम इनको डिस्क्राइब करते हैं। ओके, अब पहला हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण को थोड़ा सा विस्तार दे देते हैं। पहला है हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जैसा कि उसका नाम है स्थानवाचक, जो शब्द क्रिया का मतलब जो काम हो रहा है ना, उसका स्थान या उसका डायरेक्शन बताते हैं, उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे इसके उदाहरण हम लिखते हैं, अंदर, बाहर, या आप कई बार बोलते हैं ना बाएं या दाएं, है ना, बाएं साइड चलना चाहिए, है ना, दाएं हाथ से काम करना चाहिए, या फिर आप जैसे बोलते हैं ऊपर, नीचे। ये सारे शब्द क्या होते हैं? या तो वो जगह बताते हैं या तो वो हमें डायरेक्शन बताते हैं, दूर या पास। ये शब्द हमेशा क्रिया की विशेषता, वह मुझसे दूर जा रहा है, तुम मेरे पास आओ, आने की क्रिया, लेकिन कहाँ पर? पास आने की क्रिया, है ना। वह अंदर गया, गया मतलब जाने की क्रिया, लेकिन कहाँ पर? अंदर जाने की क्रिया हुई है। तो जब हम इन शब्दों को लगाते हैं तो वो हमें क्रिया का स्थान बताते हैं या उस क्रिया का दिशा का ज्ञान कराते हैं बेटा। इसलिए इन शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जैसे राम सड़क के इधर उधर भाग रहा है, इधर या उधर जगह है, लेकिन साथ में उन्होंने क्या बोला कि डायरेक्शन भी है, या तो इधर या उधर। कई बार बोलते ना, क्या इधर उधर घूमते रहते हो? इधर उधर मतलब उस जगह का नाम हमें नहीं पता, लेकिन हमको ये जरूर पता है कि तुम फालतू जगह पर घूमते हो। ठीक है। दूसरा है हमारा कालवाचक विशेषण। कालवाचक
वाचक मैंने पहले कहा था जो कि हमें समय बताता है ना। इसे हम थोड़ा इधर लिख रहे हैं बेटा। कालवाचक जो शब्द क्रिया के होने का समय का बोध कराते हैं उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। काल यानी फिर समय। पिताजी प्रतिदिन घूमने जाते हैं। घूमने जाते हैं लेकिन कैसे? प्रतिदिन घूमने जाते हैं, है ना। या फिर जैसे आप बोलते हैं ना सुबह का समय, दोपहर का समय, या फिर आप कहते हैं कल, परसों। ये जो शब्द होते हैं बेटा ये होते हैं आपके कालवाचक, है ना। कल यानी पिछला वाला भी हो सकता है, आने वाला भी हो सकता है। परसों मतलब कि उसका अगला दिन भी हो सकता है। फिर आप जैसे कहते हैं कभी कभी, है ना, मैं कभी कभी जाता हूँ, जाने की क्रिया लेकिन कैसे? कभी कभी। मैं लगातार गाता हूँ, गाने की क्रिया लेकिन कैसे? लगातार हो रही है। तो हमें समय पता चल रहा है ना। कल मतलब कल गया था, परसों जाऊंगा मतलब परसों, उसके अगले दिन जाऊंगा। मैंने आपको एक टाइम फिक्स कर दिया। मैं लगातार लिख रहा हूँ मतलब जब से आपने देखा था तब से लेकर अब आप तो कर लो कि मैं कितने घंटे से लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा? समय का पता चल रहा है कि ये क्रिया कब हुई थी, कितनी देर से हो रही है, कितने समय से है। तो समय का ज्ञान कराती है, इसलिए इसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, ये जगह बता रही है क्रिया की, ये क्रिया की समय बता रही है क्रिया विशेषण। अब तीसरा है हमारा रीतिवाचक। रीतिवाचक का मतलब क्या होता है पहले तो वो जान लीजिए, है ना। रीतिवाचक का मतलब क्या होता है बताए? जिन शब्दों से हमें क्रिया के होने का ढंग या रीति का बोध होता है। ढंग यानी तरीका, रीति का मतलब ही होता है तरीका। वो किस फॉर्म में हो रही है, हमें जिन शब्दों से ये पता चले कि क्रिया किस तरह से हो रही है, वो शब्द होते हैं हमारे रीतिवाचक। जैसे अभी मैंने बोला था तेजी से, है ना। आप एक शब्द बहुत यूज करते हैं, जल्दी। अपना काम जल्दी करो, काम करो लेकिन कैसे करो? जल्दी। वो धीरे से बोलता है, बोलने का काम लेकिन कैसे हो रहा है? धीरे से। अरे तुम अचानक आ गए, आने का काम लेकिन कैसा हुआ? अचानक। यानी काम तो हो रहा है लेकिन उसका तरीका बदल जा रहा है। ध्यान पूर्वक लिखना, लिखने का काम करना लेकिन कैसे करना? ध्यान पूर्वक। रोते रोते, क्या रोते रोते खाना खा रहे हो? अक्सर ऐसा होता है ना, बच्चे रोते जाते और खाना खाते जाते, तो मम्मी कभी डांट देती तो रोते रोते खाना नहीं खाना चाहिए, गले में फंस जाता है। यानी कि काम तो हो रहा है लेकिन हर बार उसका टेक्निक बदल जा रहा है। ध्यान पूर्वक लिखना, अचानक से आना, क्रियाएं तो हो रही हैं लेकिन उनकी टेक्निक या उनका तरीका बदल रहा है। तो जो शब्द हमें क्रिया का रीति बताए, उस क्रिया के होने का तरीका बताएं, उसे कहते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अंतिम जैसे है हमारा परिमाणवाचक। मैंने पहले ही कहा था परिमाणवाचक का मतलब होता है बेटा क्वांटिटी। क्वांटिटी यानी कि उसकी मात्रा। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के होने की मात्रा या परिमाण का बोध होता है उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे बहुत, एक ये होता है, एक शब्द ज्यादा आप इस्तेमाल करते हैं, है ना। एक शब्द होता है थोड़ा, मुझे बस थोड़ा सा लिखना है, लिखना है लेकिन कैसा लिखना है? थोड़ा सा लिखना है। पर्याप्त, सुबह 1 किलोमीटर दौड़ना पर्याप्त है, दौड़ने की क्रिया और वो भी पर्याप्त। फिर केवल, मुझे केवल पढ़ना है, पढ़ने की क्रिया करना है लेकिन कैसे करना है? केवल। तो ये जो शब्द होते हैं अधिक, तुम अधिक बोलते हो, बोलने का काम कर रहे हो और वो भी कैसा? अधिक। तो ये शब्द जो कि क्रिया की मात्रा बताते हैं, उसकी क्वांटिटी बता देते हैं,
वाक्य में वो क्रिया कितनी मात्रा में या कितने परिमाण में हुई है वो बता देते हैं। ऐसे शब्द आपके क्या कहलाते हैं? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो हम अलग अलग शब्दों के आधार पर बेटा ये समझ सकते हैं कि वह जो शब्द है वो क्रिया की स्थान बता रहा है या काल बता रहा है या उसका रीति बता रहा है, किस प्रकार से हुआ, या क्रिया का परिमाण बता रहा है कि क्रिया कितने परिमाण में हुई है। ठीक है, तो इस तरह हमने ये जाना कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं: स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। अब इनकी परिभाषा को याद करना भी बहुत सरल है। एक परिभाषा हम केवल लिखते हैं और उसको बदलते रहते हैं। ठीक है, जैसे देखिएगा, जो शब्द क्रिया के होने का स्थान का बोध कराए उसे क्या कहते हैं? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, ये पहला वाला भेद हो गया। अब सेकंड वाले की मुझे डेफिनेशन लर्न करना है। जो शब्द क्रिया के होने का समय का ज्ञान कराए, समय का बोध कराए, उसे मैं क्या कहूंगी? कालवाचक। ये लीजिए, कालवाचक। आपको सिर्फ क्रिया की जो विशेषता है वो लिखना है और अगला क्रिया विशेषण का भेद अपने आप बन जाता है। फिर रीतिवाचक, जो शब्द क्रिया के होने की रीति का बोध कराए उसे क्या कहते हैं? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण कह देते हैं। कोई अंतर है क्या? नहीं। और जो शब्द क्रिया के क्या बताएं? होने की मात्रा या परिमाण, अगर हमें परिमाण लेना है, होने की परिमाण का बोध कराए, है ना, शब्दों से क्रिया के होने की, उसे हम यहाँ क्या लिख देंगे? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। यदि हम लर्न करना चाहें बेटा तो इतना कठिन नहीं है। ठीक है, इस तरह हमने देखा कि एक क्रिया विशेषण की परिभाषा से ही हम क्रिया विशेषण के अलग अलग भेद को जान सकते हैं और याद रख सकते हैं। तो आज हम अपने क्रिया विशेषण का यह वाला भाग या जो पाठ है वो यहाँ समाप्त कर रहे हैं। अगली कक्षा में हम अपनी पुस्तक लेकर इसके लेखन का कार्य आरंभ करेंगे। तो तब तक सभी लोग इसको घर पे अच्छे से पढ़ेंगे, दोहराएंगे, और यदि कोई परेशानी आती है बेटा तो आप हमसे संपर्क कीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए सभी लोग घर में रहें और सेफ रहें बेटा, और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते रहें। बाय बाय, सी यू।